हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आईडी का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 के बीच में। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट रहने वाला है। इससे फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड करा है, आप उसको जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, इस चैप्टर में इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लगता है। एग्रीकल्चर का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था कि क्या उसके फीचर्स है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी लिमिटेशंस है। जो भी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स थी उसको सही करने के लिए बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स चलाए गए, उसी को हम बोलते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स, यानी कि एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स है। यही हमारा आज का टॉपिक भी है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। और उसके टाइप्स, कितने तरीके के रिफॉर्म्स होते हैं? देखो सर, 3 तरीके के रिफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म, जिसका दूसरा नाम होता है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ लैंड रिफॉर्म, जिसका दूसरा नेम है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। थर्ड नंबर पे आता है जनरल रिफॉर्म्स। तो मेनली 3 तरीके के रिफॉर्म्स हैं, टेक्निकल, लैंड रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV का मतलब होता है हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को हमें यूज करना है। इसमें टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि बेसिकली जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, इससे हमारे पास एक सब्सटेंशियल राइज आया था क्रॉप प्रोडक्टिविटी में। इससे हमारी जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी। HYV सीड्स ने रिप्लेस कर दिया था कन्वेंशनल वैरायटीज को। HYV सीड्स में बेसिकली क्या जाता है हमारे पास, वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार और कॉटन। ये लिखा है कि HYV सीड्स जब हमने यूज करे थे तो उससे हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या आ जाता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स में आ जाता है हमारे पास, टेक्निकल रिफॉर्म में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो बढ़ाया गया था। क्यों बढ़ाया गया था? ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके। इसके बाद लिखा है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है का यूज जो इंक्रीज हुआ था वो हुआ था ओवर टाइम। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखो, जो हमारी फसलें थी वो इंसेक्ट्स खराब कर देते थे। लिखा हुआ है डिजीज और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए, क्योंकि हमारी जो फसल है वो खराब कर देते थे कीड़े, उनको बचाने के लिए हमने टेक्निकल रिफॉर्म में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चीजें आ जाती हैं जैसे कि सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सी क्रॉप लगानी है और उसकी क्वालिटी क्या रखने वाले हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को देखो खेती करने से पहले क्या सॉइल को प्रिपेयर करना भी जरूरी होता है, वो भी इसमें आ जाता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। उसके बाद है रोटेशन ऑफ क्रॉप। फुल कंप्लीट ईयर में एक ही तरह की आप बार बार जो है क्रॉप को आप कल्टीवेट कर रहे हो, आपको क्या करना होता है? रोटेशन में फार्मिंग करनी होती है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो सीड्स भी आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर, आपको फर्टिलाइजर से भी खेती करनी होगी। ये आ जाता है हमारे पास साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस में। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म में 4 पॉइंट्स हमने अब तक पढ़े। सबसे पहला तो पढ़ा कि HYV सीड्स का आपको यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करना है और साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। नेक्स्ट अपने रिफॉर्म पे चलते हैं, वो है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसमें जितने भी हमारे जमीन से जुड़े हुए रिफॉर्म्स है वो आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरी कौन इंसान था? इंटरमीडियरीज यहाँ पर थे बेसिकली हमारे पास जमींदार। जमींदार्स को हमें हटाना होगा अगर हमें अपने लैंड का सिस्टम जो है सही करना है। तो यही लैंड रिफॉर्म्स में लिखा है। सबसे पहला है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज वो इंसान है जो स्टेट और एक्चुअल टीलर ऑफ द सॉइल के बीच में एक इंसान है जो उन टीलर से बहुत ज्यादा लगान वसूलता था और एक फिक्स्ड अमाउंट ही पे करता था सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बचा हुआ जो पैसा था वो अपने लग्जरीज पे स्पेंड करता था, तो सारा तो पैसा का पैसा हमारा जमींदार ले जा रहा था। तो इसको तो अबॉलिश करना बहुत ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब क्या है? रेगुलेशन ऑफ रेंट में आ जाता है हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास कल्टीवेटर्स थे, यानी कि जो जमीन पे इंसान काम करते थे, छोटे मोटे किसान, उनसे बहुत ज्यादा हमारे पास अनइवन रेंट्स लिए जाते थे, है ना। तो यहाँ पे आपको रेगुलेशन ऑफ रेंट में यही करना है कि आपको फिक्स्ड करना है रेंट के, आप इतना ही रेंट दोगे, है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है? जनरली दे आर नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। जितनी भी आपकी क्रॉप की वैल्यू है उसका 1/3 आपको रेंट देना होगा। ठीक है, ये इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के अंदर आ जाता है, देखो इसमें क्या होता था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में, अगर हमारे पास जो भी किसान है, छोटे मोटे किसान है, उनकी जो स्कैटर्ड होल्डिंग्स है, स्कैटर्ड होल्डिंग्स का मतलब एक जमीन का टुकड़ा यहाँ है, एक जमीन का टुकड़ा उधर दूसरे एरिया में है, तो हम क्या कर देंगे? उसको रिप्लेस कर देंगे, वन प्लेस पे कर देंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है
कि अलॉट करोगे आप उसको वन प्लेस पे और रिप्लेस कर दोगे जितनी भी स्कैटर्ड होल्डिंग्स है, तो इससे क्या होगा, इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इससे हमारी जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब है हमारे पास बेसिकली सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स में लिखा हुआ है कि आपको इसमें प्रमोट करना है, क्या प्रमोट करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में। अगर वो फिक्स रख दिया जाएगा वहां पर कि आप इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकते हो अपने पास, और उसमें अगर वो सरप्लस हुई तो आपसे गवर्नमेंट ले लेगी और बदले में किसको दे देगी, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस लेबर्स को। ये इसके अंदर लिखा है। फिर है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या जाता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में लिखा हुआ है कोऑपरेटिव फार्मिंग में इनकरेज करा गया, क्या इनकरेज करा गया, बार्गेनिंग पावर इनहेंस करा गया, बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर, जो हमारे पास छोटे मोटे किसान थे उनका, है ना। ताकि इससे क्या हो सकता है कि अगर वो बार्गेनिंग पावर पे काम करेंगे तो इससे जो इनपुट्स है वो लोअर प्राइस पे वो खरीद सकेंगे और सेल कर सकेंगे अपना प्रोड्यूस एक हायर प्राइस पे। यही था बेसिकली हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स में 5 पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म आ जाता है जो कि है जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। बेसिकली इसमें यह आ जाता है कि हमारे पास पहले इरिगेशन की कुछ खास फैसिलिटी नहीं थी, है ना। सब जो किसान थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, मॉनसून पे डिपेंडेंट थे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। अगर रेन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, है ना। तो इसके लिए कुछ माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स चलाए गए हमारे पास इरिगेशन से रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे के पूरे भारत देश के अलग अलग हिस्सों में, है ना। इससे क्या हुआ, इस हमारा कवर हुआ इरिगेशन 45% ऑफ द लैंड कल्टीवेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट में आ जाता है हमारे पास कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड भी आ जाता है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, है ना। इन सबको सेटअप करा गया। क्यों सेटअप करा गया, ताकि अगर फार्मर्स को हमारे पास क्रेडिट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे, लोग दे देते थे आराम से। कौन कौन देश में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक, और नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है हमारे पास नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर जो प्राइस है वो हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि जो काफी सारे मिडलमैन थे, जमींदार से, वो छोटे मोटे किसान से जो उनकी प्रोडक्शन होती थी, जो उनकी क्रॉप होती थी, वो बहुत ही सस्ते दाम पे, कम दाम पे खरीद लेते थे। तो इससे तो फार्मर को कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी मार्केट बनानी पड़ेगी जहां पे जो प्राइस होगा फार्मर के लिए वो क्या होगा, हमारे पास स्टैब्लिश करा जाएगा, एक अच्छा प्राइस स्टैब्लिश करा जाएगा और प्रोटेक्ट करा जाएगा। उनको कहां से प्रोटेक्ट करा जाएगा, किन लोगों से प्रोटेक्ट करा जाएगा, मिडलमैन से प्रोटेक्ट करा जाएगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, देखो मार्केट के अंदर काफी सारी अनसर्टेनिटीज होती है। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या है कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या करती है, एक एमएसपी सेट कर देती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसके लिए, फार्मर के, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन करा है, जो उनका प्रोड्यूस है उसके लिए, है ना। समझ में आ गई अभी चीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखो समझो। ग्रीन रेवोल्यूशन में आ जाता है इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना सर, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। किस चीज की, प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स को इंक्रीज करना। कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYV सीड्स की मदद से अपनी प्रोडक्शन, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी ये कब अडॉप्ट करी गई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी कब अडॉप्ट करी गई, ये अडॉप्ट करी गई थी ड्यूरिंग द थर्ड प्लान। जो हमारे पास 5 ईयर प्लान होते थे ना, उसमें थर्ड प्लान में यानी कि 1960 के अराउंड इसको अडॉप्ट करा गया था। जो इसका मेन एम था इस पूरी स्ट्रेटेजी का, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन एम था वो क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इन सेलेक्टेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखो ये जो सब चीजें HYV सीड्स है, ये हम सब जगह एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। हमने कुछ लिमिटेड यानी कि कुछ ही सिलेक्टेड रीजन्स पे इसको अप्लाई करा था मॉडर्न इनपुट्स की मदद से। वो मॉडर्न इनपुट्स क्या है, फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटीज। समझ में आई ये चीज, पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन के ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों थी हमारे पास। सबसे पहले लिखा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की समय पे 75% यानी कि 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 75% पॉपुलेशन जो है वो क्या करती थी, डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर वाइटली यानी कि टोटली डिपेंडेंट था मॉनसून पे। मॉनसून का मतलब क्या हो गया, बारिश पे, कि अगर बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल, हमारी जो खेती, हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, है ना।
और उस केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे कि अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो इस साल क्या मतलब खेती नहीं होगी, बिल्कुल खेती नहीं होती थी उस टाइम पे। तो इसके लिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी बहुत ज्यादा हमारे पास लो थी और हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी थी। तो इसके लिए क्या करा गया, जो हमारे पास काफी सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें दे दिया। वो क्या था हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था सर, ग्रीन रेवोल्यूशन। यही था कि इसलिए हमें जरूरत थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, है ना। इसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के। क्या इफेक्ट पड़े हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के, सबसे पहले लिखा हुआ अटेनिंग मार्केटिंग सरप्लस। देखो रेवोल्यूशन में जब आप प्रोडक्शन करोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो आपकी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, आपका जो आउटपुट है टोटल वो बढ़ जाता है, तो आपके लिए कुछ सरप्लस रह जाता है। वरना उससे पहले क्या होता था, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हो जाती थी फार्मिंग, कि किसान जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही खेती कर रहा है, अपने घर में ही खाना ले जा पा रहा है, मार्केट में बेच ही नहीं पा रहा है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी वो तभी तो बेच पाएगा। मार्केटिंग सरप्लस में ये आ जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या रिजल्ट आया, मार्केटिंग सरप्लस का। इसमें मार्केटिंग सरप्लस में यही आ जाता है कि किसान जो है सबसे पहले तो अपनी जो भी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेगा, फिर उसके बाद वो बेच भी सकता है क्योंकि उसके पास कुछ अब जो सरप्लस है वो बचा हुआ है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब क्या है कि बेसिकली जो हमारे पास बफर स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का वो क्यों बनाया जाता है, वो बनाया जाता है कि कई बार फ्यूचर में जो है अनसर्टेनिटीज है ना, तो उसमें अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड होगी तो उसके लिए हम वहां से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अनेबल हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से अनेबल हुआ गवर्नमेंट के लिए टू प्रोक्योर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, कि वो फूड ग्रेन्स बचा करके रख सकते हैं, उसका स्टॉक बना करके रख सकते हैं, विच कुड बी यूज्ड इन द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज, के फूड शॉर्टेज समय पे आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, के लो इनकम ग्रुप्स को कैसे बेनिफिट हुआ, देखो इसमें समझते हैं कैसे हुआ है। देखो जब भी कोई चीज मार्केट में ज्यादा बिकने वाली है तो उसका जो प्राइस होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। अगर लार्ज प्रोपोर्शन हमारा फूड ग्रेन्स का मार्केट में बिकने लगेगा तो जो दाम है वो भी कम हो जाता है, प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, जिससे हमारे जो लो इनकम ग्रुप्स वाले पीपल है उनको मदद मिल जाती है, जो छोटे मोटे किसान है, ताकि वो भी अपना कंजम्पशन कर सकते हैं उन सब चीजों का। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या लिमिटेशन थे, देखो सबसे पहला लिमिटेशन है कि लिमिटेड क्रॉप। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेनली लिमिटेड क्रॉप्स में ही था। लिमिटेड क्रॉप्स कौन सी हो गई हमारे पास, व्हीट और राइस, है ना। बाकी जितनी भी हमारे पास और अदर चीजों की प्रोडक्शन होगी, चाहे वो हमारी पल्सेस हो या हमारे पास कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि जूट, कॉटन, टी, इसमें हम उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं लगा पाए थे, तो ये लिमिटेड क्रॉप्स पे ही अप्लाई होता था हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही लग पाया था उस टाइम पे। कौन कौन से एरिया में हो पाया था, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कहां पे नहीं हो पाया था, ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन में क्या जाता है कि जो हमारे पास उस टाइम पे बल्क फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो किन लोगों की थी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। लेकिन जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अब जब एक्सपेंसिव है तो जितने भी हमारे पास स्मॉल फार्मर्स हैं या छोटे मोटे किसान हैं उनकी बियॉन्ड द रीच हो जाएगा। बियॉन्ड द रीच का मतलब क्या है कि उनकी रीच से बाहर, उनकी पहुंच से बाहर, वो कैसे कर पाएंगे जब वो एक्सपेंसिव है। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो समझो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में होता क्या था, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री उस समय पे जो कंट्री थी वो डेवलप नहीं थी, ना ही वो पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड थी, वो क्या थी, डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब क्या है कि अभी डेवलप हो रही है ना। तो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, भारत देश की बात हो रही है, वो तभी डेवलप्ड हो सकती है, तभी उसकी ग्रोथ हो सकती है जब वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो, है ना। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या प्रोवाइड कराता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, जो कि उस एम्प्लॉयमेंट से बेटर है जो हमें एग्रीकल्चर में मिल रही है, क्योंकि वहां पे वो फिक्स नहीं होती चीजें। अगर फसल अच्छी नहीं हुई है तो हम अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करोगे आपको तो सब चीजें फिक्स तरीके से मिलती है ना। इंडस्ट्री प्रमोट करेगी, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करेगी और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। लेकिन आजादी के समय पे जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी, बहुत कम लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी हमारे पास, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, ये याद रखना। जूट इंडस्ट्रीज ही थी हमारे पास जो कि डेवलप थी इंडिया में। देयर वर ओनली दो वेल मैनेज्ड और आयरन स्टील फर्म्स थी हमारे पास। कौन कौन सी थी, एक थी हमारे पास जमशेदपुर में और एक थी हमारे पास कोलकाता में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग नीड थी हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस की विद द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज के। अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है तो हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज की जरूरत है। यहाँ पर तो सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज थी, एक जमशेदपुर में और एक कोलकाता में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आईपीआर।
देखो आईपीआर का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, वो है हमारे पास 1956, ठीक है, आईपीआर 1956। इसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास पैकेज है पॉलिसी का। क्या है सबसे पहली चीज तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, किस चीज का, पॉलिसी का। किस चीज के लिए, वेरियस इश्यूज होते थे हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। अगर देश में हमारे पास जितने भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस है उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो कहाँ पे सोल्व होंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो आईपीआर में है वो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ इंडस्ट्रीज का, 3 तरीके से हमारे पास क्लासिफाई करा गया। सबसे पहले तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या लिखा हुआ है, वो इंडस्ट्रीज जो कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड है स्टेट से, एक्सक्लूसिवली यानी कि ये एक्सक्लूडेड है स्टेट से। नेक्स्ट लिखा हुआ है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में हमारे पास बेसिकली 12 इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कौन चलाता है हमारे पास, स्टेट चलाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिमेनिंग इंडस्ट्री जितनी भी हमारे पास है वो प्राइवेट सेक्टर पे है, वो आ जाती है शेड्यूल सी के अंदर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, सबसे पहली चीज तो एक रिटर्न परमिशन है। लाइसेंस हमारे पास क्या होता है, रिटर्न परमिशन होता है, जो कि आपको किससे लेना होता है, गवर्नमेंट से लेना होता है। किस चीज के लिए लेना होता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर आपको कोई भी अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट लगानी है तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है ना। जो हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि 1951 में आया था, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास लाइसेंस किन चीजों के लिए लिया जाता है। सबसे पहले तो सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, अगर आपको कोई न्यू इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, अगर आपके पास अभी 1 या 2 इंडस्ट्री है, आप उससे 2 से 4 करना चाहते हो, 6 इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप एक ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हो और आप चाहते हो कि मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, कि मैं उस प्रोडक्ट के साथ साथ अब कुछ और चीजें भी बनाऊं। अगर मैं वो चीज बनाता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो चीज के साथ मैं कुछ और एसेसरीज बनाऊं जो कि जिनका मैं ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है ना। इसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बताओ जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था कार्वे कमेटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी का जो दूसरा नाम था वो क्या था, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसका नाम है, दूसरा नाम है कार्वे कमेटी। ये बनाई गई, क्यों बनाई गई, ताकि अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, अगर हमें ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या वहां पर बनानी होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। ये इसके अंदर लिखा है कि अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करोगे तभी हमारे पास रूरल का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हमारे पास लिमिट थी वो लिमिट थी 1950 में 5 लाख रुपए, लेकिन आज जो लिमिट है वो क्या है हमारे पास, लगभग 1 करोड़ के आसपास, है ना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या डिफाइन करती है, डिफाइन करती है हमारे पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड टू द एसेट ऑफ अ यूनिट, है ना। समझ में आई ये भी चीज। चलो नेक्स्ट आ जाता है सर हमारे पास फॉरेन ट्रेड। क्या आ जाता है, फॉरेन ट्रेड। अब देखो हर एक कंट्री, चाहे वो इंडिया हो या और कोई कंट्री हो, अगर इंडिया अपना कुछ एक्सपोर्ट करती है, बाहर सामान भेजती है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, या बाहर से कुछ भी हमारे पास सामान मंगाती है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। लिखा हुआ है कि हर एक कंट्री क्या करती है वर्ल्ड में, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट्स करेगी, कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेगी। किस चीज का, गुड्स का। और इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अगर आप अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज करते हो तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड आ जाता है, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं। इंडिपेंडेंस के समय पे हमारे पास सब्सटेंशियल चेंज लाने की जरूरत थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। क्यों थी, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था उसमें डिक्लाइन हो रहा था काफी ज्यादा। इसमें बेसिकली लिखा हुआ है जो हमारे पास एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट था वो कम होने लगा। क्यों कम होने लगा, क्योंकि जो भी हमारा रॉ मटेरियल था पहले वो एक्सपोर्ट होता था जब ब्रिटिशर्स थे, हमारा देश आजाद हुआ लगभग। लेकिन जैसे ही हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना शुरू करा तो जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया के अंदर यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यूज होना शुरू हो गया, तो उससे जो हमारा एक्सपोर्ट था उसमें डिक्लाइन आ गया। तो इसीलिए हमने फॉरेन ट्रेड को यहाँ पर एक सब्सटेंशियल चेंज लाने में सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम भी डिक्लाइन हुआ। कन्वेंशनल आइटम्स क्या होती है, जैसे कि हमारे पास जूट, टी, फूड ग्रेन्स और मिनरल्स, इनका भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होने लगा, तो इससे हमारे पास क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया इसके भी एक्सपोर्ट्स में। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास इंक्रीज हुआ किस चीज में, परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे उसकी परसेंटेज में भी इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ है, अभी अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हमारे पास जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, मशीनरी और व्हीकल्स, यही हमारे पास एक्सपोर्ट्स है सबसे ज्यादा। जी किस केस में एक्सपोर्ट होंगे, जब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, तो ये इसी लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी बढ़ रही है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, देखो
इसके 3 नाम होते हैं। सबसे पहला है ट्रेड पॉलिसी, दूसरा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। ये किसी भी नेम से आ जाए तो पहचान लोगे इसको, ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। इसमें आता क्या है, इसमें आता है हमारे पास, इसमें बेसिकली आ जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको रिप्लेसमेंट करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि हम पहले इंपोर्ट्स करते थे पहले बहुत ज्यादा, कि हम बाहर से सामान मंगाते थे, बाहर से सामान मंगाएंगे तो जो हमारी फॉरेन करेंसी, जो हमारी करेंसी है वो बाहर जाएगी, है ना, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट्स कब हम बढ़ा सकते हैं, जब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करेगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। किस चीज का सब्स्टिट्यूशन करना है, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करना है। कैसे करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की मदद से। इसका जो बेसिक एम था वो क्या था, प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। किस चीज से प्रोटेक्ट करना, फॉरेन कॉम्पिटिशन से। अगर हम बाहर से इंपोर्ट कराएंगे सामान, वो ऑब्वियसली बात है वो अच्छा सामान होता है, तो जो भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको एक कॉम्पिटिशन मिलता था। कॉम्पिटिशन मिलेगा तो कम चांस है कि वो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, है ना। और सेव करना, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना और सेल्फ रिलायंस, इससे हम बन जाते थे। अब इसके कुछ गुड इंपैक्ट्स है। गुड इंपैक्ट्स क्या है कि हमारा सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। जब हम बाहर से इंपोर्ट कम कर देंगे, है ना, तो इंडस्ट्री की, यहाँ की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारा इंडस्ट्रियल का ग्रोथ भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न इंडस्ट्रीज अब सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल और जूट्स में ही लिमिटेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अब उसमें क्या बढ़ जाएंगे, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स और हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज का भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेसिकली उस टाइम, देखो हमारे पास उस समय पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा होती थी, है ना, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें इतनी कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता था हमारे पास। अब इसके कुछ बुरे इंपैक्ट्स भी थे। बुरे इंपैक्ट क्या है, यानी कि बैड इंपैक्ट्स क्या है, ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इसमें लिखा हुआ है मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल एक ही चीज हमारे पास है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसका ग्रोथ का चांस कम हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन था, टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास 1990 में था, जिसमें मोनोपोली थी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, और उसके बाद हमें काफी सारे ईयर्स के लिए वेट करना पड़ा। क्यों वेट करना पड़ा, ताकि हमारा टेलीफोन कनेक्शन अच्छा हो सके। लेकिन अगर मोनोपोली थी तो वो अच्छा हो ही नहीं पाया। नेक्स्ट चीज लिखी हुई है लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे क्वालिटी भी बढ़ती है प्रोडक्ट्स की या फिर प्रोडक्शन की, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है जो ओल्ड यूजर्स होंगे कार के, उनको सिर्फ और सिर्फ यही पता होगा कि उस समय पे एम्बेसडर और फिएटी 2 मॉडल्स होते थे जो इंडिया में प्रोडक्शन होती थी, डोमेस्टिक इंडिया में उसकी प्रोडक्शन होती थी। क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो हमारे पास उस क्वालिटी की या उस तरह की चीजें नहीं हमारे पास प्रोडक्शन हो सकती। आज हमारे पास कितना कंपटीशन है, आज जैसे जैसे कंपटीशन मिलता है वैसे वैसे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो भी अपनी क्वालिटी को बढ़ा लेती है ना। इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ्स एंड क्वाटास। देखो टैरिफ्स और क्वाटास 2 टर्म्स होती हैं। सबसे पहले तो टैरिफ को समझो। टैरिफ क्या है, इसमें लिखा हुआ है जितना भी आप गुड्स इंपोर्ट करते हो बाहर से दूसरे देशों से, उस पर लगने वाला जो भी टैक्सेस होता है वो क्या कहलाता है, टैरिफ्स कहलाता है। क्वाटास क्या होता है, क्वाटा का मतलब होता है कि आप लिमिट सेट कर देते हो इंपोर्ट्स पे, कि आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो तो आप इतना ही सामान इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये होता है हमारे पास टैरिफ्स और क्वाटास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स। देखो समझो कि पूरा चैप्टर अभी हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लास्ट जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डेट है वो हमारे पास है प्लानिंग कमीशन आया था हमारे पास 1950 में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 56 में। 51 में शुरू आया तो 5 ईयर प्लान है, 56 में ही खत्म होगा, है ना। 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कब बना, वो बनाया हमारे पास 1 जनवरी 2015 में, और किसने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था सर 1966 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी कि आईपीआर कब आया था, आईपीआर आया था हमारे पास 1948 में। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आया था 1951 में। और इंडिया ने कब एंटर्ड हुई थी हमारे पास प्लान डेवलपमेंट में, 1950 में। ये थे हमारे पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।